25th in-house session of this year. Today's topic is multiple intelligences. इस टॉपिक पर आने से पहले इंटेलिजेंस शब्द की थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। बहुत ही सामान्य सा शब्द है। आप में से कुछ लोगों की प्रतिक्रिया चाहिए किस छात्र या छात्रा को हम इंटेलिजेंट मानेंगे, या अपनी कक्षाओं में किसी स्टूडेंट को या किस स्टूडेंट को आप इंटेलिजेंट मानते हैं, उसका आधार क्या होता है। आपकी तरफ से आमंत्रित है। रेस्पॉन्स कौन कितना जल्दी रेस्पॉन्स? और भी having the quality of good heart, having the quality of singing, having the quality of quick answer. और भी कोई? जिज्ञासु है वही इंटेलिजेंट। परंपराओं के अनुसार जो हमारी सोच रही है वह है कि वह छात्र जो सोचने, समझने, सीखने की क्षमता से संपन्न हो, साधारण रूप से हम उसे इंटेलिजेंट ट्रीट करते हैं। मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर नहीं जा रहा हूँ, एक सामान्य क्लासरूम कॉन्सेप्ट की चर्चा में कर रहा हूँ। सामान्य रूप से जब हम एक क्लासरूम में होते हैं तो इन एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर हम यह आकलन करते हैं वह छात्र या छात्रा इंटेलिजेंट है। Having showing the ability to understand, learn and think, that is clever. Ability to understand, learn and think. मूल रूप से यदि इन चीजों पे हम ध्यान दें और ये गुण यदि पाए जाते हैं तो हम यह मान के चलते हैं कि वह छात्र इंटेलिजेंट है। वैज्ञानिक मानदंड में आए उसके लिए IQ टेस्ट होता है और IQ टेस्ट के आधार पर हम यह निर्धारित करते हैं कि वह छात्र इंटेलिजेंट है या नहीं। वह एक साइंटिफिक मेथड है और बहुत सीमित उपयोग आज तक हुआ है, और हम लोग अपने यहाँ भी जिस प्रकार की पद्धति का उपयोग करते हैं उसमें IQ टेस्ट का उपयोग बहुत ही सीमित है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया था। उसी को आधार बनाते हुए यह सत्र में केंद्रित कर रहा हूं। 1983 तक ऐसा माना जाता था कि जो लोग क्लास में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट वही है जिसका एक सामान्य सोच ये भी होता है कि जो मैथ में अच्छा कर रहा है, जो साइंस में अच्छा कर रहा है, या आज की भाषा में यदि अंग्रेजी अच्छा बोल रहा है तो सामान्य सोच हमारी होती है वो इंटेलिजेंट है। अगर IQ टेस्ट की बात करें तो सामान्य विद्यालयों में जो आंकड़ा सामने आया है उसमें पाया जाता है कि 2% से 5% तक ही बच्चे इंटेलिजेंट हैं। IQ टेस्ट को आधार बनाते हुए यदि एवरेज स्केल से ऊपर की हम बात करें तो 5% से अधिक का आंकड़ा साधारण विद्यालयों में नहीं देखने को मिलता है। कुछ जो आइकॉनिक विद्यालय हैं वहाँ पे यह आंकड़ा बदलता है, मगर जिस प्रकार के परिस्थितियों में हम लोग हैं वहाँ पे यह आंकड़ा 5% तक सीमित होता है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर के द्वारा दिया गया था। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा कई प्रकार के शोध किए गए और उनके आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। Howard Gardner's theory of multiple intelligence. No one approach to measure intelligence. Learner possesses different intelligences. Apply varied approaches to interpret information and solve problem. Approaches should be student-centered. Student taught by multiple intelligences. Approach to positive attitude levels. इन बिंदुओं को केंद्रित कर हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी को क्रिएट किया था। इसी संदर्भ में उनका एक वाक्य है, एनीथिंग दैट इज वर्थ टीचिंग कैन बी प्रेजेंटेड इन मेनी डिफरेंट वेज. These multiple ways
can make use of our multiple intelligence. जो परंपरागत सोच थी उससे कुछ हटकर गार्डनर महोदय के द्वारा कुछ शोध किया गया। उन्होंने कई विद्यालयों, कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों, कई अन्य ऐसे स्थानों पर अवलोकन किया और कुछ डाटा कलेक्ट किया। उन्होंने ऐसा पाया कि जो परंपरागत चीजें हम लोगों के साथ थी उससे कुछ भिन्न भी आंकड़े आते हैं। कई ऐसे छात्र हैं जिनका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है, कई ऐसे छात्र हैं जिनका की लीडरशिप क्वालिटी अच्छा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पोएट अच्छा लिखते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका म्यूजिकल कॉन्सेप्ट अच्छा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्पोर्ट्स एटीट्यूड अच्छा है। और उनका मानना था इस प्रकार के गुण भी यदि पाए जाते हैं और यदि उनका सामान्य शैक्षणिक IQ कम भी है तो उसे इंटेलिजेंट ट्रीट किया जाना चाहिए। और इस संदर्भ में उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत भी दिए। उन्होंने अपने रिसर्च को सिर्फ स्कूलों तक ही नहीं सीमित रखा, उन्होंने कुछ पागलखानों तक जाकर इसका रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि कुछ पागल भी ऐसे थे जिनमें कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए गए। सामान्य रूप से ऐसा समझा जाता है कि पागल है तो उसका क्या है कोई समझ नहीं होगी, पर उन्होंने अपने रिसर्च में ऐसा भी पाया कि कुछ पागल ऐसे भी थे जो अच्छे म्यूजिशियन थे, कुछ पागल ऐसे थे जो एक अच्छे पेंटर थे, कुछ पागल ऐसे थे जो बहुत अच्छी कलाकृति बनाते थे। और इन चीज़ों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया और जो हमारी सामान्य सोच थी इंटेलिजेंस की उसको उन्होंने विस्तृत रूप दिया। इस विस्तृत रूप में उन्होंने इंटेलिजेंस की दृष्टि से 8 एस्पेक्ट की चर्चा की है, जिसमें पहला लिंग्विस्टिक है, दूसरा इंटरपर्सनल है, नेचुरलिस्ट है, स्पेशल है, म्यूजिकल है, लॉजिकल है, इंटरपर्सनल है और बॉटनी एस्थेटिक है। इसमें से यदि किसी भी प्रकार का गुण पाया जाता है उसे हम इंटेलिजेंट की श्रेणी में रखते हैं गार्डनर महोदय के सिद्धांत के आलोक में। अब हम लोग एक एक करके इन एस्पेक्ट्स को देखेंगे। जो पहला हमारा एस्पेक्ट है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, a person's ability to use language effectively both oral and written। कोई व्यक्ति यदि भाषा का इस्तेमाल कौशल के साथ अच्छे से कर रहा है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो लिखित रूप में हो, उसे हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मानते हैं। इसके तहत जो कुछ बातें आती हैं वो है स्टोरी टेलिंग, राइटिंग ए शॉर्ट पॉइंट, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन, गैप फिल्स, कंडक्टिंग इंटरव्यूज, वर्ड गेम्स। ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जो इस गुणों को परिलक्षित करेंगे कि कोई बालक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट है या नहीं है। और इसके आधार पे उनके जो कार्य होंगे वह अनेक क्षेत्रों में हो सकते हैं। इस प्रकार के गुण वाले जो व्यक्ति होंगे या जो बालक होंगे आगे जाकर वो एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, एक अच्छे हिस्टोरियन हो सकते हैं, एक अच्छे पोएट हो सकते हैं, एक अच्छे शायर हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, एक अच्छे लेक्चरर हो सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एक अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। तो यह एस्पेक्ट कई आयामों में काम आता है। यदि हम समय के साथ बालक के इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व करें तो उनका फ्यूचर गाइडलाइन को भी निर्देशित कर सकते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, उनके इन क्षेत्रों में सफलता की संभावनाएं काफी प्रबल होगी।
अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा इंटेलिजेंट एस्पेक्ट है वह है विजुअल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू इमेजिंग एंड फॉर्म पिक्चर्स and transform them into visual ideas and expression. The concept of being able to successfully perceive and derive insight from visual data. किसी परिस्थिति को अवलोकित कर उसके प्रति चित्रांकन करना, उसके प्रति इमेजिन करना, उसको विजुअलाइज करना, यह इंटेलिजेंस का हिस्सा होता है। इसके अंतर्गत जिस एक्टिविटीज को हम ऑब्जर्व करते हैं वह describing pictures, using visual image for teaching vocabulary, video exercise and multimedia projects, using charts and maps, graphic analysis and concept maps. ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको ऑब्जर्व करके हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि संबंधित छात्र में इस प्रकार के इंटेलिजेंस पाए गए हैं। जिनमें इस प्रकार के इंटेलिजेंस पाए जाते हैं उनके लिए आर्टिस्ट बनना, सिटी प्लानर बनना, ग्राफिक डिजाइन बनना, इन्वेंटर बनना और एक अच्छा फोटोग्राफर बनना, ये उनके कैरियर एस्पेक्ट इस इंटेलिजेंट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है वह है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, गुड एट यूजिंग नंबर्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एंजॉय फेसिंग न्यू चैलेंजेस इन लाइफ। इस प्रकार के इंटेलिजेंस जिनमें पाए जाते हैं वैसे व्यक्ति लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट माने जाते हैं। जो कुछ कॉमन एक्टिविटीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वह है कॉन्सेप्ट मैपिंग, फ्लो चार्ट्स, सीक्वेंसिंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर एक्टिविटीज, पैटर्न गेम्स, जिग्सॉ पजल्स। इस प्रकार के इंटेलिजेंट व्यक्ति सामान्य रूप से एक अच्छे एनालिस्ट, एक अच्छे आर्बिट्रेटर, एक अच्छे बैंकर हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एक बैंकर का काम होता है कस्टमर के जेब से पैसे निकालना और उसे इन्वेस्टमेंट में प्लान करना। इसके लिए भी एक अच्छा लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंट पर्सन रिक्वायर्ड होता है। एक अच्छा अकाउंटेंट भी इससे जुड़ा हुआ जॉब है। एक अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर भी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। एक अच्छे इंजीनियर जिनके द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, प्रोजेक्ट पे वर्क किया जाता है, वह भी इससे जुड़ा हुआ एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी टू म्यूजिक, रिदम एंड टोन। जिन्हें संगीत की अच्छी जानकारी हो, संगीत की पकड़ हो, संगीत की प्राइमरी नॉलेज हो, उसमें इंटेलिजेंस पाए जा सकते हैं। जो सामान्य एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं वो है प्लेइंग सॉन्ग्स, म्यूजिकल फ्लोज एक्टिविटीज, सिंगिंग सॉन्ग और रैप, मेकिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग साउंड और म्यूजिक एंड टोन क्रिस्टल्स। ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं। इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो सिंगर का क्षेत्र है, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर का क्षेत्र है, म्यूजिक कंपोजर का क्षेत्र है और आज के डेट में काफ़ी पॉपुलर है डीजे कंपोजर का। ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस पर्सन के लिए बेहतर क्षेत्र है। हमारा जो अगला एस्पेक्ट है वो है बॉडली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। Using part or the entire body in solving a problem or performing a task। इससे जुड़े हुए जो एक्टिविटीज हैं प्लानिंग एंड अटेंडिंग ए फील्ड ट्रिप, रोल प्ले, मिमिंग, डांसिंग,
building models and grammar games. ये उससे जुड़े हुए कुछ एक्टिविटीज़ हैं। इससे जुड़े हुए कुछ सामान्य क्षेत्र हैं: एथलेटिक एक्टिविटी, एक्टिंग एक्टिविटी, डांसिंग एक्टिविटी, क्राफ्टिंग एक्टिविटी and the use of tools. These are the areas where this type of intelligence can be used easily. Next topic is interpersonal intelligence. साधारण भाषा में इसे अगर हम समझें तो दूसरों के फीलिंग्स या इमोशंस को समझना, यह भी एक प्रकार का इंटेलिजेंस है। इसके अंतर्गत जो एक्टिविटीज है वह है कंडक्टिंग अ मीटिंग, ग्रुप वर्क, प्रैक्टिस गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, सर्वेज एंड पोल्स, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जहाँ से कि हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो ऑब्जर्वेशंस हम लोग देखते हैं वो होता है हाउ डू यू अंडरस्टैंड अदर्स, हम दूसरे को कैसे समझते हैं। हाउ डू यू कोऑपरेट विद अदर्स, तो यह जो इंटेलिजेंस है यह लीडर्स में, बिजनेस लीडर्स में, स्पिरिचुअल लीडर्स में, एडवाइजर्स में, कोच में, एचआर प्रोफेशनल्स में, मैनेजमेंट में, इवन स्कूल मैनेजमेंट में, लाइक द पोस्टेज ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, etc. It is the desirable intelligence in these topics, and such type of intelligence to understand other people well and take the work accordingly is the main purpose of intelligence. बहुत ही थोड़ा सा अंतर दिख रहा है स्पेलिंग में, एक है इंट्रापर्सनल और दूसरा है इंट्रापर्सनल, मगर यदि हम अर्थ पे जाए तो बिल्कुल अलग है। एक इंटेलिजेंस आपको दूसरे को समझने की ज्ञान से अवगत होता है, और जो दूसरा अभी जो टॉपिक हमारे सामने है वह है अपने आप को जानना, एबिलिटी टू सेल्फ इंट्रोस्ट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर एबिलिटीज, इमोशंस, फीलिंग्स एंड एप्रिशिएट आवर सेल्व्स। अपनी क्षमताओं को जानना, अपने इमोशंस को समझना और स्वयं को कार्यों के लिए प्रेरित करना। यदि इस प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं यह कार्य आसान होता है। अपने आप से रिलेशन रखना, अपने आप को बेहतर समझना, इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज आप देख सकते हैं। राइटिंग जर्नल एंट्रीज, activities involving self-reflection and sharing personal experiences, accessing one's work, setting and pursuing a goal. इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जिनका कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है, सामान्य रूप से वो एक अच्छे फिलोसफर होते हैं, वो एक अच्छे योगी होते हैं और एक अच्छे सामंजस्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति परिस्थितियों को अनुसार अपने आप को बेहतर ढंग से सामंजस्य कर पाते हैं। अगला जो इंटेलिजेंस है वो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। Our abilities and skills to observe, recognize, analyze the natural world that includes flora and fauna. प्रकृति को अच्छे से समझना, यह कौशल इस इंटेलिजेंस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। Learning vocabulary, exploring outdoors, but in English,
shopping and other field trips, collecting plants to learn appropriate vocabulary, field trips to museum, involvement in environmental protection projects। इस प्रकार के जो इंटेलिजेंस हैं वह एक व्यक्ति को कई कार्यों में सफलता प्रदान करने में सहायक होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसान, फार्मर। एक व्यक्ति जो प्रकृति के नज़दीक होता है उसे यह पता होता है कब मुझे बीज बोना है, कब मुझे सिंचाई करनी है और कब मेरा फल पूरा होगा। इस पूरी प्रक्रिया को वह प्रकृति से नज़दीक रहते हुए समझ पाता है। एक कवि इस प्रकार के जो कौशल वाले व्यक्ति होते हैं वह एक अच्छे पोएट भी होते हैं। प्रकृति को नज़दीक से जानते हुए कविता की रचना करना एक कला है और इस कला कौशल के लिए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफ़ी सहायक होता है। एक हंटर, एक शिकारी, उसे यह पता होता है कि जंगल के किस भाग में मुझे शिकार मिलेगा और वह अच्छा शिकारी शिकार की तलाश में उस भाग तक पहुंच जाता है और सफलता प्राप्त करता है। एक फिशर, उसे यह पता होता है कि तालाब या नदी के किस भाग में मुझे मछली पकड़ना आसानी से होगा। यह कुछ ऐसे कौशल हैं जिनका उपयोग समाज में, परिवेश में देखने को मिलता है और उससे हम शार्पली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है वह व्यक्ति भी इंटेलिजेंट है। बहुत आसान लगता है कि व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और वो मछली पकड़ रहा है, मगर उस अभ्यास को यदि हम करें पता चलता है कि मछली पकड़ना कितना टफ टास्क है। वह भी एक कला है और उस कला के लिए ये इंटेलिजेंस आवश्यक होता है। अगला टॉपिक है इसमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। Our sensitivity to our existence, asking question about our life and where have we originated from and where do we go. Cultural lessons on different societies, contemplating different religious beliefs but with a reasoning, thought-provoking activities on challenges and consequences of lifestyle choice. आवर सेंसिटिविटी टू आवर एग्जिस्टेंस, जो वहाँ पर दिख रहा है, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने हो रही है, उसका किस प्रकार से अवलोकन करते हैं। कल्चरल लेसन ऑन डिफरेंट सोसाइटीज, कंटेम्पलेटिंग डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स बट विद रीजनिंग, जो अलग अलग अवधारणाएं धार्मिक दिखती है उसे तर्क के साथ समझना। इस प्रकार के यदि इंटेलिजेंस किसी में पाए जाते हैं उसकी संभावनाएं एक अच्छे एथलेटिक के रूप में, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में, एक अच्छे एक्टर के रूप में, एक अच्छे फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में, एक अच्छे डांस टीचर के रूप में, एक अच्छे फिजियोथेरापिस्ट के रूप में, एक अच्छे नर्सिंग स्टाफ के रूप में होता है। इस विशेष इंटेलिजेंस की आवश्यकता एक और विलक्षण कार्य में होता है, वह होता है साइन लैंग्वेज टीचर। ऐसे व्यक्ति जहाँ पर कि जो साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए फॉलोअप करते हैं, वहाँ पर यह कौशल अति आवश्यक होता है। ये 8 टाइप्स थे जो गार्डनर महोदय के द्वारा इंटेलिजेंस के लिए बताए गए थे। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट हम आते हैं, वो है लर्नर। यह एक सामान्य अवलोकन था कि इंटेलिजेंस की उनकी जो परिभाषा थी और हम जो क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हैं उस सिद्धांतों को थोड़ा संशोधित कर सोचें और ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वो भी इंटेलिजेंट हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है, मूल रूप से जो सीखने की पद्धति है उसको हम 3 भाग में लर्नर टाइप को बांटते हैं। एक होता है विजुअल लर्नर जो लर्न्स बेस्ट बाय सीइंग, दूसरा है ऑडिटरी लर्नर, लर्न्स बेस्ट बाय हियरिंग, और तीसरा है एनेस्थेटिक लर्नर, लर्न्स बेस्ट बाय फीलिंग और एक्सपीरियंसिंग। ये 3 श्रेणी है।
इसके बाद कुछ स्क्रीन हम आपके सामने देंगे और उसमें कुछ अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, उसे एक बार आप देखेंगे कि हमारा जो सीखने की कला है वह क्या है, कुछ एस्पेक्ट्स हैं और कुछ कैटेगरी में उसे मैंने बांटा है। जैसे पहला टॉपिक है व्हेन आई ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट सिचुएशन है आई ग्रो डिस्ट्रैक्टेड बाय क्लटर और मूवमेंट एंड आई नोटिस थिंग्स अराउंड मी अदर पीपल डोंट नोटिस। दूसरा है आई गेट डिस्ट्रेस्ड बाय साउंड्स एंड आई अटेम्प्ट टू कंट्रोल द अमाउंट एंड टाइप ऑफ नॉइज अराउंड मी। तीसरी श्रेणी है आई बिकम डिस्ट्रेस्ड बाय कमोशन एंड आई टेंड टू रिट्रीट इनसाइड माई सेल्फ। इसी प्रकार जो कुछ अन्य बिंदु है व्हेन आई विजुअलाइज, व्हेन आई टॉक विद अदर्स, व्हेन आई कॉन्टैक्ट पीपल। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशंस है उसको मैंने बेसिकली 3 भाग में बांटने की कोशिश की है। जैसे लास्ट पॉइंट था व्हेन आई कॉन्टैक्ट पीपल। फर्स्ट पॉइंट इज आई प्रेफर फेस टू फेस मीटिंग। सेकेंड पॉइंट इज आई प्रेफर स्पीकिंग बाय टेलीफोन और सीरियस कन्वर्सेशन। Third one is I prefer to interact while walking or participating in some activity. इसी तरह के कुछ और अवलोकन हैं जो नेक्स्ट स्क्रीन में हम ला रहे हैं। जैसे फिर इस स्क्रीन से मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। व्हेन आई रीड आई लाइक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्पल्स एंड आई मे pause to imagine the scene. नेक्स्ट स्क्रीन फिर आपके सामने है और ये लास्ट स्क्रीन है और इस तरह से 12 ऑब्जर्वेशंस जो अलग अलग परिस्थितियों में थे वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसका लास्ट ऑप्शन है जैसे व्हेन आई टीच अदर पीपल आई शो देम, आई टेल देम राइट इट डाउन और आई टास्क देम a series of questions and last one I demonstrate how it is done and then ask them to try. And now come to conclusion. The first column was the visual. We have focused on the activities which were based on visual. Second column, all the instructions or all the activities were focused on auditory. And the third column was focused on kinesthetic activities. So these all activities, 12 activities, have been categorized in 3 aspects, that is the visual, auditory and tactile or kinesthetic. Based on this theory, learners can also be categorized in 8 categories broadly. According to MI theory, first category is linguistic learner. They like to read, write and tell stories. They are good at memorizing names, places, dates, vocabulary. They learn best by saying, hearing and seeing words. This is the first type of learner, linguistic learner. These are their likes, these are their good points, and these are the points by which they learn best.
Second type of learner, logical or mathematical learner. They like to do experiments, figure things about, work with numbers, ask questions and explore patterns and relationships. They are good at maths, reasoning, logic and problem solving. They learn best by categorizing, classifying and working with abstract patterns and relationships. Third is spatial learner. They like to draw, build, design and create things. Daydream, look at pictures, slides, watch movies and play with machines. They are good at imagining things, sensing changes, puzzles, reading math, charts. They learn best by visualizing, dreaming, using the mind's eye and work with colors and pictures. Next is musical learner. They like to sing, hum tunes, listen to music, play an instrument and respond to music. They are good at picking up sounds, remembering melodies, noticing pieces, reins and keeping time. They learn best by rhythm, melody and music. Another category is aesthetic learner or bodily learner. They like to move around, touch and talk, use body language. They are good at physical activities like sports, dance, acting, art and craft. They learn best by touching, moving, interacting with space and processing knowledge through bodily sensation. Next category of learner is naturalistic learner. They like to be outside with animals, geography and weather, interacting with the surroundings. They are good in categorizing, organizing a living area, planning a tree, preservation and conservation. They learn best by studying natural phenomena in a natural setting, learning about how things work. Next type of learners are interpersonal learners. They like have lots of friends. Such type of persons have a good number of friends. They like to talk to people and they like to be in a group. They are good at understanding people, leading others, organizing, communicating, manipulating and mediating conflicts. They learn best by sharing, comparing, relating, cooperating and interviewing. The last category of learners are intrapersonal learner. These type of people like to work alone and pursue own interest. They are good at understanding self, focusing inward on feelings, dreams, following instincts, pursuing interest, goals and being original. Learns best by working alone, individualized projects, self-paced instruction and having own space. This is the 8th category of learner, that was intrapersonal learner. On the basis of the category of learner and the basis of the skills, now
we can think about our intelligence portfolio. Which type of intelligence are found in us? We have to evaluate ourselves, and I am providing you a platform and some conditions which I have already mentioned in next few slides. इन परिस्थितियों को देखकर आकलन कर आप यह प्रयास कर सकते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस प्रोफाइल है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी मुझसे टैली कर रही है या मुझ में किस प्रकार के इंटेलिजेंस बेटर वे में पाए जा रहे हैं। जैसे जो पहला मैंने दिया है दो इसमें है। फर्स्ट पार्ट में जो कुछ एबिलिटी की चर्चा है वो है वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जैसे इफ आई एंजॉय टेलिंग स्टोरीज एंड जोक। दूसरा है इफ आई हैव ए गुड मेमोरी, इफ एंजॉय गेम्स, आई रीड बुक्स जस्ट फॉर फन, आई एम ए गुड स्पेलर, इन एन आर्गुमेंट आई टेंड टू यूज गुड नाउन्स और आई लाइक टॉकिंग एंड राइटिंग अबाउट माई आइडियाज। तो कुछ जो सामान्य लक्षण परिलक्षित होते हैं उनको मैंने यहाँ पे बिंदुवार रखने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं उसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। आई रियली इंजॉय माई मैथ क्लास, आई लाइक लॉजिकल मैथ पजल्स और ब्रेन टीचर्स, आई फाइंड सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स टू बी फन, I like to find out how things work, I enjoy computer and my math games, I love playing chess, checkers or Monopoly. In an argument, I try to find a fair and logical solution. These are some of the situations which have been observed in common peoples. Next screen is also related to this, but the intelligence category is different. These are related to visual and spatial intelligence, bodily and kinesthetic intelligence. In first category, if I prefer a map to return directions, I daydream a lot, I enjoy hobbies such as photography, I like to draw and create. Similarly, in kinesthetic intelligence, my favorite class is gym since I like sports. I enjoy activities such as woodworking, sieving and building models. When I looking at things, I like touching them. I have trouble sitting still for any length of time. I use a lot of body movement when I talking. फिर नेक्स्ट स्क्रीन पर आते हैं। इसमें फिर दो इंटेलिजेंस के कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं, म्यूजिकल एंड रिथमिक इंटेलिजेंस और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से। जैसे पहला पॉइंट था इफ आई एंजॉय लिसनिंग टू सीडी और म्यूजिक और रेडियो, इफ आई लाइक टू सिंग, इफ आई प्ले ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्वाइट वेल। इन अदर कैटेगरी, इफ आई गेट अलॉन्ग वेल विथ अदर्स, इफ आई लाइक टू बिलोंग टू क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इफ आई हैव सेवरल वेरी क्लोज फ्रेंड्स, if I like helping teach other students, if I like working with others in groups. ये इसी से जुड़ा हुआ लास्ट स्क्रीन है जिसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे इफ आई लाइक टू कीप अ डायरी, इफ आई लाइक माई सेल्फ, इफ आई डोंट लाइक डॉग्स। सिमिलरली इन द अदर कैटेगरी, आई एम कीनली अवेयर ऑफ माई सराउंडिंग्स एंड ऑफ व्हाट गोज ऑन अराउंड मी। आई हैव टू गो वॉकिंग इन द वुड्स एंड वर्किंग एट द ट्रीज एंड फ्लावर्स। आई एंजॉय गार्डनिंग, आई लाइक टू कलेक्ट थिंग्स। अब जो ये सिद्धांत है इसका कुछ अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे। नाउ वी कम टू द हाउ इट कैन बी यूज्ड।
integration of multiple intelligence and ESL classes. Their ESL stands for English as Secondary Language. तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का ESL क्लास में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इसका थोड़ा सा प्रयास आगे के कुछ स्क्रीन्स में किया गया है। जैसे पहले पॉइंट है लैंग्वेज इन एक्शन। Young learners love to sing and dance. Let them create their rhymes with helpful words. Rhymes could be replaced by songs with adult learners. In other part, drawing and coloring alternatives to music can draw characters from stories. Make interesting pictures folders, bookmarks and posters for their classes. Some small approach how this MI theory can be implemented in ESL classes. Like in the CBSE in our school, as English is the secondary language, first language we use to in how we can use it effectively to make it better. Some more suggestions. Drama in action. Young learners love action in classroom. Enacting the characters, involving all 4 skills of language. Students create their characters, write their lines and speak them while enacting the play. Also, games for fun. Make their games on stories or characters. Create card games and play in pairs or groups. Digital games like Kahoot for teaching skills, language, vocabulary and grammar. Handicrafts for creativity and learning. Create interesting artwork. Craft work based on characters in their plays. Create small objects like hats, masks and bookmarks etc. Storybooks for inspiration. Best way to introduce a foreign language. Can enact, draw, sing or fairy tales. Next few aspects, jokes for fun and laughter. Young learners love to laugh. Learners can enact jokes, compose songs, create puppets, characters that narrate the jokes to class, build pictures, dictionaries or dictionary, write entire poems, stories in colorful manner. Highlight new words in a story or a poem. On the basis of these, few tests available to test learners' intelligence. Cultures believe in different intelligences. Adding more activities can be overwhelming. Teachers would need some training workshops, may need some prior experience. Wide variety of evaluation criteria needed to access Harvard profiles. One of the most aspects of this is that we have to choose different criteria for our different evaluation processes. हमारा जो अपना अभी इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, जो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, उसको हम कैसे इलाज करें, उसके एस्पेक्ट को कैसे ब्रॉड करें, ताकि मेन पेपर टेस्ट के जो बच्चे अच्छे हैं उसके आगे जो बच्चे
अदर एस्पेक्ट में अच्छे हैं उनका एवेल्यूएशन भी, उनके इंटेलिजेंस को भी हम स्कोर में कवर कर पाएं। Some recommendations: results in high performance levels in ESL class. Careful planning and analyzing can help teachers structure their lesson plans. Training and workshop needed to guide teachers. Teachers need to use various forms of assessment to do justice. Debates, role plays, projects, and presentations to provide incentive to such learners. Conclusion: multiple intelligence theory has more benefits than limitations. An opportunity to introspect and analyze on their capabilities. यह एक अवसर देता है हमें अपने क्षमताओं का अवलोकन करने का और उसे विकास करने का। A paradigm shift in their experiences can create more learner-centered classes. Educators can raise the level of linguistic skill of their learners. It develops their communicative skills. A great potential to bring out the best in both the educators as well as learners. These were the conclusion points, and with this, now we come to the end of the session. Thank you for participating.